गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग हिस्ट्री की सेकंड क्लास में एक साथ हैं और हिस्ट्री के चैप्टर 1 को हम लोग पढ़ रहे थे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कॉलोनियल पीरियड पर अपने टॉपिक को स्टॉप कर दिया था। आज हम लोग कॉलोनियल क्या होता है या औपनिवेशिक से आप क्या समझते हैं, यहीं से अपने टॉपिक को शुरू करेंगे। जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहा जाता है। द सब्जुगेशन ऑफ वन कंट्री बाय अनदर लीड्स टू चेंज ऑफ पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल एंड कल्चरल कंडीशन। दिस प्रोसेस इज रिफर्ड टू एज कॉलोनाइजेशन। एक देश यानी एक ऐसा देश जो कमज़ोर है, उस पर दूसरे देश का प्रभुत्व है और इस वजह से वहाँ पर राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आ जाते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को हम औपनिवेशीकरण कहते हैं। हम ऐसा मानते हैं कि 15वीं से 20वीं शताब्दी तक उपनिवेशवाद का काल रहा है और इस काल के दौरान या इस टाइम पीरियड में यूरोपियों ने बहुत सारे भागों को, विश्व के बहुत सारे क्षेत्रों को में उपनिवेश बनाए थे। अब इसका कारण क्या है? व्यापारिक क्रांति में भौगोलिक खोजों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और इन भौगोलिक खोजों के साथ ही उपनिवेशवाद का आरंभ हुआ था। जब हम भौगोलिक खोज की बात करते हैं, ज्योग्राफिकल सर्च की बात करते हैं, तो यहाँ पर एक ऐसे भूखंड को खोजा जा रहा है जिसका प्रयोग या जिसका पूरी तरह से उपयोग उपनिवेशवाद के लिए किया जाएगा। ठीक है। और व्यापारिक क्रांति लाने में ये जो भौगोलिक खोज है उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है। आपने वास्को डी गामा, जिन्होंने भारत की खोज की थी 1498 में, उनके बारे में सुना होगा। तो वो भी एक भूखंड या भौगोलिक क्षेत्र को खोजने का उदाहरण है। अब आगे इसके बारे में पढ़ते हुए देखते हैं कि स्पेन, पुर्तगाल, डच, फ्रांस और इंग्लैंड आदि यूरोपीय देशों ने सुदूर देशों में उपनिवेश स्थापित किए थे। अब उपनिवेश स्थापित करने का रीज़न क्या था? प्रॉफिट इश्यूज़ थे, लाभ कमाने के लिए, रिसोर्स को यूज़ करना था, यानी संसाधनों का प्रयोग करना था, उसके लिए रॉ मटेरियल्स को यूज़ करना था, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स की खपत के लिए, यानी कि जो प्रोडक्ट ये तैयार कर रहे थे उस इंडस्ट्री से, जिस जियोग्राफिकल एरिया में वो इंडस्ट्री सेटअप करेंगे, उसकी खपत के लिए उनको एक जगह चाहिए थी। समृद्धि की लालसा, ट्रिपल जी की नीति। ट्रिपल जी की नीति क्या है? गोल्ड, ग्लोरी एंड गॉड। गोल्ड सोना, ग्लोरी कीर्ति और गोल्ड यानी ईश्वर, धर्म। यहाँ आप देखिएगा कि ये जो गोल्ड की ग्लोरी और गॉड की बात कही गई है, इसमें गॉड का मतलब हुआ कि इन्होंने किस तरह से ईसाई धर्म का प्रचार भारत में किया था। व्यापारिक कंपनियां जो यूरोप की थी, जो भारत में आई, उनके यहाँ आने का क्रम था पहले पुर्तगाली, फिर डच, अंग्रेज़, डेन और फ्रांसीसी। पुर्तगाल तो यहाँ 2 बार आए थे, 1498 में और 1961। आप इसको PDADF करके एक शॉर्ट फॉर्म में याद कर सकते हैं ताकि आपको आगे के एग्ज़ाम्स के लिए याद रहे। हम किस तरह जानते हैं? हाउ डू वी नो? किस बारे में? भारतीय इतिहास के पिछले 250 साल का इतिहास लिखने के लिए इतिहासकार कौन कौन से स्रोतों या सोर्सेस का यूज़ करते रहे हैं? आप लोगों ने कक्षा 6 और 7 में कई बार ये पढ़ा है कि मैन्यूस्क्रिप्ट्स का यूज़ किया जाता था। इसके साथ ही साथ जिनको हम पांडुलिपियाँ कहते हैं, ठीक है, स्तंभों का यूज़ किया जाता था, अभिलेखागार का यूज़ किया जाता था, इंस्क्रिप्शंस, ठीक है, सिक्के, मुहरें, खिलौने, इन सभी के द्वारा आप ये पता लगा सकते थे कि संबंधित चीज़ें किस चीज़ को दर्शाती हैं, किस विषय को दर्शाती हैं। इसी तरह से यहाँ पर इन इतिहासकारों के लिए भी कुछ सोर्सेज थे। अब ये क्या थे? पहला है ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, यानी ब्रिटिश प्रशासन के आधिकारिक रिकॉर्ड, जिनको कि ये संभाल कर रखते थे। किस रूप में संभाल कर रखते थे? प्रिजर्व्ड लेटर्स एंड डॉक्यूमेंट्स, यानी संरक्षित पत्र और दस्तावेज के रूप में। इन्हें ये कहाँ रखते थे? इन
रिकॉर्ड रूम। रिकॉर्ड रूम क्या होता है? जहाँ प्रशासनिक संस्थानों के लिए रिकॉर्ड आरक्षित रखे जाते थे। रिकॉर्ड रूम वेयर रिकॉर्ड्स वर प्रिजर्व्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस। अब इन दस्तावेज़ों को बहुत ही सावधानी से, बहुत ही खूबसूरती से लिखा जाता था। कौन लिखता था? सुलेखक या कुशन-वीसी या सुलेखन-वीस, जिसको आप इंग्लिश में कैलीग्राफिस्ट भी कहते हैं। डॉक्यूमेंट्स वर कॉपीड केयरफुली एंड ब्यूटीफुली रिटन बाय द कैलीग्राफिस्ट। 19वीं शताब्दी के मध्य तक छपाई यानी प्रिंटिंग तकनीक भी फैलने लगी थी और इसी का अच्छा रूप या इसी के प्रोग्रेस में आप क्या देखते हैं कि 1920 के दशक में भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार या द नेशनल आर्चीव्स ऑफ इंडिया का बनाया गया था, निर्माण किया गया था, जहाँ पे कि आप इन सारे रिकॉर्ड्स को सुरक्षित रखते हैं। औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण यानी सर्वेइंग का भी चलन बहुत महत्वपूर्ण हो गया था। सर्वे से आप क्या समझते हैं? वाई सर्वे, क्यों हमें सर्वे की ज़रूरत पड़ी? क्यों एक औपनिवेशिक शासन को स्थापित करने के लिए उन लोगों को सर्वे की ज़रूरत पड़ी होगी? इसका आंसर क्या है? टू गवर्न अ कंट्री वेल। किसी भी कंट्री को अपने अधिकार में लेने के लिए उस कंट्री का सर्वे करना इन्हें ज़रूरी लगा। विच टाइप ऑफ सर्वे? अब ये सर्वे किस तरीके के होते थे? रेवेन्यू सर्वेज होते थे, सर्वे ऑफ द अर्थ सरफेस, सॉइल क्वालिटी, फ्लोरा फौना, क्रॉप, लोकल हिस्ट्री एट्सेट्रा। इन सारे चीज़ों का सर्वे करके वो उस जगह को अच्छी तरह से जानना चाहते थे जिस जगह पर वो अपना अधिकार करना चाहते हैं। Since the end of 19th century, the census also began to be done every 10 years. 19वीं शताब्दी तक तो जनगणना शुरू कर दी गई थी जो हर 10 साल में होनी थी। भारत में सबसे पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में हुई। रेगुलर तरीके से जो सेंसस किया गया था वो 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में किया गया था। स्वतंत्र भारत में पहली जनगणना 1951 में की गई थी और पहली बार जाति आधारित जनगणना 1931 में की गई थी। कुछ दूसरे तरीके के सर्वे भी यहाँ किए जा रहे थे, जिसमें हैं बोटॉनिकल, जूलॉजिकल, आर्कियोलॉजिकल, एंथ्रोपोलॉजिकल एंड फॉरेस्ट सर्वे। What official records do not tell? अधिकृत रिकॉर्ड से क्या नहीं पता चलता है? अभी तक हम जो भी रिकॉर्ड्स के बारे में पढ़ रहे थे, जिन भी रिकॉर्ड्स के बारे में हमने ऊपर चर्चा की है, वो सिर्फ ऑफिशियल रिकॉर्ड्स थे, यानी ऑफिशियल थॉट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ऑफिशियल थॉट्स को वो आपको बताते हैं। लेकिन दीज रिकॉर्ड्स डू नॉट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड व्हाट अदर पीपल इन द कंट्री फेल्ट। दूसरे लोग क्या सोच रहे थे, दूसरे लोग क्या सोचते हैं, इस बारे में हमें जानकारी नहीं मिलती है। कुछ ऐसे सोर्सेज हैं जो इसके बारे में बता सकते हैं, जैसे डायरीज ऑफ पीपल, लोगों की जो डायरियाँ लिखी जाती थी, अकाउंट्स ऑफ पिलग्रिम्स एंड ट्रैवलर्स, जो यात्री यहाँ आए, तीर्थयात्री आए, उनके वृत्तांत। आपने इब्न बतूता, हुएन सांग, इनके बारे में सुना होगा। फायान, ये सारे ऐसे थे जो यात्री के रूप में भारत आए और यहाँ की आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक सारी गतिविधियों को इन्होंने अपने वृत्तांत में लिखा, लेकिन वही लिखा जिस तरीके का इतिहास इन्होंने देखा। ऑटोबायोग्राफीज ऑफ इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़, लीडर्स एंड रिफॉर्मर्स वर रिटन टू स्प्रेड दियर आइडियाज़। ध्यान दीजिएगा कि महत्वपूर्ण व्यक्तित्व वाले व्यक्तियों का, नेताओं का, सुधारकों की आत्मकथाएं भी हमें मिलती हैं जो कि उनके विचारों को फैलाने के लिए लिखी गई थी, यानी कि वो क्या सोचते हैं। एंड दीज सोर्सेज वर प्रोड्यूस्ड बाय द लिटरेट्स। साहित्यकारों द्वारा ये निर्मित किए गए थे। अब इन सारी चीज़ों में हम एक और चीज़ है जिसे ध्यान नहीं देते हैं। दिस विल नॉट explain
how history was experienced and lived by the tribals, peasants and workers etc. इन सभी चीज़ों में हमें ट्राइबल पीपल्स, पीजेंट्स जो थे आपके कृषक, और वर्कर्स यानी मज़दूर, ये जो जनजाति वाले लोग थे, कृषक थे या मज़दूर वर्ग के लोग थे, इनके बारे में तो किसी ने सोचा ही नहीं, इनके विचारों को किसी ने पूछा ही नहीं कि ये क्या सोचते हैं इतिहास के बारे में। इसलिए हम इनके एक्सपीरियंस के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इस तरह से आपका चैप्टर फर्स्ट ख़त्म होता है, और इसको एक बार फिर से आप अपनी बुक से, एनसीईआरटी की बुक है उसको एक बार फिर से देख लीजिएगा, और आशा करती हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। धन्यवाद।